नमस्कार। नया सवेरा के एक और विशेष अंक, बहुत ही खास अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आंचल। आंचल नमस्कार। सुप्रभात आपको असीम। और अगले घंटे में जैसे कि हमारी रवायत है, हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और अगर बड़ी खबरों का जिक्र करें, जिस तरह से आपने भी बताया असीम की नो मनी फॉर टेरर, जिस पर प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे, तो किस तरह से आतंकवाद को रोकना है, खासतौर पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर कैसे रोक लगाई जाए। और इसका जिक्र जो है इंडोनेशिया बाली में भी किया गया कि कैसे इस फाइनेंसिंग को रोकने के लिए खास तौर पे क्या कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, टेरर फाइनेंस। इसके अलावा जैसा कि आंचल ने कहा, टेरर फाइनेंसिंग उस पर तो है ही आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। उसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर्स हमारे हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विक्रम एस, ये एक प्राइवेट रॉकेट है, इसका प्रक्षेपण इसरो की तरफ से आज किया जाएगा। इस पर भी सबकी निगाहें होंगी, किस तरह से ये एक लंबी छलांग प्राइवेट सेक्टर के लिए, स्पेस के सेक्टर में। बिल्कुल। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज है, तो इन सभी खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं टॉप स्टोरीज का नया सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में 70 से ज्यादा देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो रही हैं शामिल। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे चुनावी प्रचार। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में उतारे अपने स्टार प्रचारक। इसरो के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा तैयार देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का आज सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समान रिप्रेजेंटेशन पर दिया G4 वक्तव्य। कहा, सुरक्षा परिषद में ठप पड़े हैं सुधार। और नए तेवर और कलेवर के साथ भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज वेलिंगटन में। कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल को मिल सकता है मौका। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां, और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिल्कुल, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने वाली इस खबर से, जिसके लिए भारत में तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 72 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आतंकवाद। पिछले कई दशकों से आतंकवाद का मुकाबला कर रहे भारत की आवाज का ही एक नतीजा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद को फंडिंग के मुद्दे पर एकजुट हो रही है। आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक के प्रयास किए गए और भारत ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कई बड़े कदम उठाए, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए नए सिरे से विचार विमर्श के लिए तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में होने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र का हिस्सा होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संगठनों के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती ही चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। The Honorable Prime Minister of India, he will be inaugurating the conference at the inaugural session. He'll be chairing and he'll be delivering the inaugural presidential address at the conference tomorrow at 9:30. After this inaugural address by the Honorable Prime Minister, we have this conference is been divided into 4 sessions.
on different topics. 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 72 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 15 मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं। 2 दिनों में 4 अलग अलग सत्र रखे गए हैं। सभी प्रतिनिधि इन सत्रों में चर्चा कर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। पहले सत्र में जहां आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर चर्चा होगी, तो इसमें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में आतंकवाद के वित्त पोषण में रुझान, उभरते वैश्विक आतंकवादी खतरों का विश्लेषण, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिमों से निपटने में हालिया रुझान पर बातचीत की जाएगी। दूसरे सत्र में आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग, वैध आर्थिक गतिविधियों और आतंकवाद के वित्त पोषण के बीच संबंध, आतंकी वित्त पोषण में एनपीओ और डीएनएफपीबी का दुरुपयोग, विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण में ड्रग तस्करी की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। तीसरे सत्र का एजेंडा उभरती टेक्नोलॉजी और आतंकवादी वित्त पोषण होगा। इसमें मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए वर्चुअल एसेट्स, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, भुगतान मध्यस्थतों का उपयोग, डार्क वेब और टेरर फाइनेंसिंग और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना है। चौथे और आखिरी सत्र का एजेंडा आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रखा गया है। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधी अपराधों की जांच में चुनौतियां, रेडिकलाइजेशन फाइनेंसिंग को लक्षित करने के लिए सहयोग, वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच सूचना साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की जाएगी। भारत के लिए इस सम्मेलन का खास महत्व है। हालांकि पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर देश की एजेंसियों ने बेहतरीन काम भी किया है। इसी का नतीजा है कि देश में और खासतौर पर कश्मीर में आतंक पर काफी हद तक लगाम लगी है, लेकिन नई तकनीकी रास्ते अभी भी कई पहल की मांग करते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्रिटिकल मुद्दा है और इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। इसके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो फाइनेंसिंग के थे, चाहे हवाला था, दूसरी चीज़ें थी, और हमारे पास इन चीज़ों का एविडेंस भी है कि पैसा बाहर से आया, कोई MTSS चैनल से आया, कोई वेस्टर्न यूनियन से आया, मनीग्राम से आया, कुछ किसी के खाते में पैसा डाल दिया गया ताकि और वहाँ से पैसा उठा लिया गया। इसके प्रमाण मिले हैं। तफ्तीश जो केसेस की हुई है NIA ने भी की है, दूसरे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने भी की है। तो इन सब मुद्दों पे जो नए तरह के तरीके जो एजाज हो रहे हैं, हुए हैं, और प्लस जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, कैश कोरियर हैं, क्राउड फंडिंग है, इन सभी नए तरीकों पे चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख ने गुरुवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं कि खालिस्तानी और कश्मीर के आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। NIA इस दिशा में काम भी कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में भी चर्चा होगी। कहा गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं हो रहे, वहीं चीन के आने की भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन पहली बार 2018 में पेरिस में हुआ था। उसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। अब इस तीसरे सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ साथ इस खतरे के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दिखाता है। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर यादव इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। सुधीर, आपका स्वागत है नया सवेरा में। और मेरा सवाल ये कि भारत से अच्छा इसको और कौन सा देश जान सकता है? किस तरह से यहाँ पे जो फाइनेंशियल एड दिए जाते हैं या फिर उनकी मदद की जाती है पैसे के तौर पर, जो टेरर फाइनेंसिंग की बात जब हम कर रहे हैं, कैसे, चूंकि ये एक सम्मेलन है, इसमें 70 से ज्यादा देशों के लोग इसमें शामिल होंगे, कैसे इस पर रोक लगे? और हम जानते हैं कि अगर इन संस्थाओं को पैसे नहीं मिलेंगे तो ये अपने आप कमजोर हो जाएंगे। कैसे दिशा में भारत आगे बढ़े, एक वैश्विक कंसेंसस इस पर एस्टैब्लिश हो सके? बिल्कुल असीम, देखिए साफ जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद की जड़ में अगर उसको खत्म करना है कहीं ना कहीं, तो उसके मूल पे आपको हमला करना होगा। ये वैसा ही कुछ है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग एक ऐसा मुद्दा है कि जो असल में आतंकवाद को बढ़ावा, मूल रूप से अगर किसी को पनपने में जो मदद करता है तो वो टेरर फाइनेंसिंग है। और यही वजह तीसरा सम्मेलन भारत में हो रहा है, इसकी महत्ता हम समझ सकते हैं, क्योंकि पहला पेरिस में हुआ था और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था, जहां 72 देशों के करीब 450 से ज्यादा प्रतिनिधि जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। मंत्री, कई सारे देशों के मंत्री इकट्ठे हो रहे हैं, कई सारे जो संगठन है, वैश्विक संगठन, उनके प्रमुख हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना महत्व है। और जिस तरीके से लगातार अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात को कहते रहे हैं
भारत लगातार ये कहता रहा है कि आतंकवाद के रूप में हमको आतंकवाद को एक रूप में देखना होगा। हम ये नहीं उसको डिवाइड कर सकते हैं कि अच्छा आतंकवाद है, ये खराब आतंकवाद है। आतंकवाद को एक होलिस्टिक रूप में देखना होगा, पूरे विश्व को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। तो प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय मंच से इसका आह्वान भी कहा है पूरा विश्व एक साथ इकट्ठा हो, क्योंकि भारत लंबे समय से इससे पीड़ित रहा है। भारत इसकी पीड़ा किस तरीके से होती है वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है। हमारे पड़ोसी देश की अगर खासतौर पर बात करें तो लगातार वहां स्पॉन्सर टेररिज्म भारत आता रहा है, भारत लगातार मजबूती के साथ इससे लड़ रहा है। लेकिन पिछले काफी वक्त में अगर देखें जिस तरीके से भारत मजबूती से इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, टेरर फाइनेंसिंग की खासतौर पर बात करें तो जिस तरीके से हमारी रिपोर्ट भी बता रही थी कि जम्मू कश्मीर की बात करें या नॉर्थ ईस्ट के कई सारे इलाकों की बात करें तो बहुत मजबूती से जो हमारी स्थितियां उन्होंने नेटवर्क पाया है। लेकिन इसमें किस तरीके से असीम इंटरनेशनल स्तर में बेहतर हो सकती है, कई सारी इंटरनल एजेंसीज हैं उनके साथ हम किस तरीके से कोलैबोरेटिव मोड में जा सकते हैं, क्योंकि इस मायने में असली एक समझना होगा कि इंफॉर्मेशन करके किस तरीके से साझा करेंगे। तो इंफॉर्मेशन किस तरीके से मिले, एजेंसी साथ में आए, लगातार इंफॉर्मेशन शेयर हो। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। लगातार प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी के रोल पे भी बहुत जोर देते रहे कि सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको साझा करके किस इन सब में लड़ने में मदद कर सकती चीजें खास दो जो सम्मेलन हुए हैं इस तरीके से आगे रही है उसको डिस्कस खास तौर पर। और खास बात यह कि टेरर फाइनेंस के क्षेत्र में इसकी जड़ पर हमला आखिर किसी किया जाए ये अपने आप में खासा मायने रखेगा। सुधीर, ये तो बहुत अहम है क्योंकि आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है उस पर प्रहार करना जरूरी है और ये उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं जैसे FATF उसका भी इस मंच पर साथ आना इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे ये तमाम देश मिलकर जब हम सूचनाओं के आदान प्रदान की बात करते हैं उस लिहाज से एक दूसरे के लिए आने वाले समय में मददगार साबित हो सकते हैं। बिल्कुल अचल, देखिए लगातार इंटरनल एजेंसी का जो इंटरनेशनल एजेंसी का जो कोलैबोरेशन है वो अपने आप में खासा माने रखता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल एजेंसी का जो कोलैबोरेशन है, इंफॉर्मेशन सही टाइम पे शेयर हो रही है, वो अगर बात करें तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन अगर बेहतर तरीके से शेयर होगी तो वो न केवल जो टेररिज्म है उसको रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन कई अगर स्थानीय स्तर पर भी बात करें तो जो लोकल क्राइम की एक चेन जो उसको रोक अगर बात करें खासतौर पर फाइनेंस की तो टेररिज्म के अगर लिहाज से बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। पर यही है कि इन सब पे इतनी महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा है। जब तक हम इस जो टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कई सारे पहलू हैं जो यहाँ डिस्कस होंगे और खासतौर पर इंटरनल एजेंसी में भी आजकल ये विचार विमर्श हुआ। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं सुधीर वो काफी अहम है, क्योंकि चाहे आपको हथियार खरीदने हैं या हथियारों से जुड़ी तमाम जो सूचनाएं हैं उसको साझा करना है, जो टेक सेवी आज की दुनिया में आतंकवाद की दुनिया हो गई है उस पर लगाम लगानी है, उसके लिए इस सम्मेलन में बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपसे। तो आगे भी इस पूरे मुद्दे पर हम लगातार बुलेटिन में अपडेट्स लेते रहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर और इसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है आंचल, इस पर सबकी मुझे लगता है भारत के साथ साथ जो तमाम देश इसमें शामिल हो रहे हैं बिल्कुल उन सबकी निगाहें होंगी। फिर आप बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री उडुपी में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। एकेडमी भारत के प्रमुख शैक्षणिक प्रतिष्ठानों
और अनुसंधान केंद्रों में से एक है। और अब बात चुनावी शोर की। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। 2 चरणों में होने वाले चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राज्य में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। नड्डा नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोट ईस्ट में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। और वहीं गुजरात में विपक्षी दल भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार राज्य में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में कई जगहों पर मतदाता जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अहमदाबाद के द अंजुमन ए इस्लामिक हाई स्कूल में मुस्लिम छात्राओं ने रंगोली बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। मतदान के प्रति जागरूकता के लिए छात्राओं ने ये रंगोली बनाई। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मैकदाद भारत की यात्रा पर हैं। फैसल मैकदाद की यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। मैकदाद आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात करेंगे। प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ज्ञान, संस्कृति और विरासत की 2 प्राचीनतम केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच की कड़ी की तलाश के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में संगमम के मुख्य आयोजन की शुरुआत करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के विजन से निर्देशित एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रोत्साहित करना सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। इस विजन को प्रतिबिंबित करने वाली एक अन्य पहल में काशी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। काशी तमिल संगमम के लिए प्रतिनिधियों का पहला समूह रामेश्वरम से ट्रेन से गुरुवार दोपहर में चेन्नई पहुंचा, जिसको केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में ट्रेन से बनारस के लिए रवाना किया गया। तमाम छात्र कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद शुक्रगुजार रहे, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक रास्ता खोला, एक ब्रिज, एक सेतु बनाया तमिलनाडु से सीधे काशी तक। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाले तमिल लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में कुछ डाइवर्सिटी है ना, उसको ब्रिज करने के लिए एक कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा मौका है और अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम जैसे यंग स्टूडेंट्स वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट एकेडमिशियंस। हम बहुत सारे लोगों से मिलजुल के बातें करके उनसे उनका एक्सपीरियंस, एडवाइस, बहुत सारे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे। काशी कल्चर और तमिल कल्चर में कितना सिमिलैरिटीज है, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ मैं बातें करता रहता हूँ और आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट मोर एंड दिस इज बीइंग अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंधों को मजबूत करना है। कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि काशी में मौजूद रहेंगे। वहीं तमिल संगमम के लिए काशी को भव्य तरीके से सजाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता काशी तमिल संगमम
दोनों विशिष्ट संस्कृतियों की सदियों पुराने संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक प्रयास है। वड़क्कम काशी, अगले 1 महीने तक काशी में संस्कृतियों का समागम होगा, क्योंकि काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ये नवाचार का समागम होगा, ये विज्ञान का समागम होगा, ये ज्ञान का समागम होगा, ये सांस्कृतिक नवनिर्माण का समागम होगा, ये आधुनिकता का समागम होगा, और साथ ही साथ ये समागम होगा गंगा और कावेरी का, ये समागम होगा काशी और तेनकाशी का, ये समागम होगा सांस्कृतिक नवनिर्माण का, और साथ ही साथ ये समागम होगा रामेश्वर और विश्वेश्वर का। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी। और काशी तमिल संगमम को लेकर काशी वासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तमिल संगमम और वाराणसी के विकास पर लोगों से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा ने। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है विश्व में विविध आयामों को, दृष्टिकोणों को रखते हुए आर्थिक, सामाजिक और जो है भौगोलिक दृष्टि में अपनी जो है यात्राओं के माध्यम से विभिन्न देशों के संस्कृतियों संस्कारों को जोड़ने का प्रयास विभिन्न भाषाओं के माध्यम से कर रहे हैं। मोदी सरकार अपने आप में हमारे देश के लिए महानतम प्रधानमंत्री की श्रेणी में जो है खड़े हैं। पहले भी 2 बार हम काशी आए थे, इस बार काशी आने के बाद हम काशी पहचान नहीं पा रहा। इतना अच्छा हो गया, इतना नीट एंड क्लीन, आदमी लोग का भी अंदर में एक तो पूरा डिसिप्लिन एक्टिविटीज दिखाई दे रहा है। आदमी लोग बहुत सुंदर है, यहाँ का आदमी का जैसे बोल बदल गया। मोदी जी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, जो कि बनारस के, काशी के, वाराणसी के, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सब नेतृत्व करके बहुत ही सिस्टमेबल तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को परेशानी ना हो। विकास तो बहुत ही हो रहा है, विश्वनाथ मंदिर बन गया, बहुत से पुल बन गए, बहुत सी चीज़ें पास हुई हैं, जिससे हम लोग को आगे भी बहुत ही प्रभाव मिलेगा, उसका उच्च प्रयोग। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से यहाँ काम किया कि इतने पर्यटक आ रहे हैं। अब कॉरिडोर से रोजी रोजगार बढ़ा और सड़कें यहाँ की दुरुस्त हुई, तमाम फ्लाईओवर बने, यातायात यहाँ बढ़े। कभी ये था जो है कि यहाँ से पैदल गुजरना भारी था, आज तमाम ऑटो चल रहे हैं जो है, तो उनका रोजगार तो बढ़ा ही है। हम कुछ वर्ष पूर्व भी आए थे तो काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और आज दर्शन किए, उसमें दोनों में डिफरेंट है। मोदी जी जो किए वो किसी के सरकार में संभव नहीं था। उनका जो काम है वो यूथ को बहुत इंस्पायर करता है। वो जिस तरीके से शांत रह के काम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ कल्चरल के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आप देख रहे होंगे कि कितना बदलाव आया है बनारस में। और जो अभी जो बोल रहे हैं आप तमिल वाला जो करा रहे हैं, तमिल संगम, तो बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय काम है उनका। 2014 से लेकर अब तक मैं यहीं का रहने वाला हूं, तो मैंने बहुत बदलाव देखा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो उन्होंने सांस्कृतिक चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है, तो हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक अलग कभी रहे ही नहीं है, एक ही रहे हैं। बस एक गैप आया था जिसको नरेंद्र मोदी जी उस गैप को भर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कार्य है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि बनारस के वो सांसद हैं और बनारस के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो ये कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, जो कि इस काशी तमिल संगमम जो है उसको लेकर काफी उत्साहित। हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ वाराणसी से मौजूद हैं। अश्विनी नमस्कार, और आपको तमिल में कहूं तो वणक्कम भी है और आपका नमस्कार भी हम कर रहे हैं। आपने अपने पीटीसी में बहुत सारी अहम बातें कही, लेकिन मेरा ये सवाल कि काशी और कांची शैक्षणिक तौर पर आज एक साथ ज्ञान विज्ञान को लेकर एक साथ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मर्ज हो रहा है। क्या कुछ बातें इस काशी और जो तमिल है, क्या कुछ बातें सिमिलरिटीज हैं, क्या कुछ इससे निकलकर आने वाले दिनों में सामने आएंगी? निश्चित तौर से अगर असीम देखें तो दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर चर्चा सकारात्मक रूप से और अच्छे तरीके से नवनिर्माण के रूप में की जाती है तो संगम का किया जाता है। 3 संगम हुए थे, यहाँ संगमम हो रहा है, काशी तमिल संगमम। ये भी एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज होगा कि किस तरीके से संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। हमारी सनातन संस्कृति के वो सूत्र जो विविध तरीके से देश के अलग अलग भौगोलिक हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में समायोजित है। निश्चित तौर से ये संगमम एक ऐसा अवसर है जो कि काशी और तेनकाशी को मिलाएगा।
गंगा और कावेरी को मिलाएगा, विनायक और मुरुगन को मिलाएगा, गणेश और कार्तिकेय को मिलाएगा। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि अगर देखें तो जो सांस्कृतिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, व्यापारिक परस्पर संबंध रहे हैं उत्तर और दक्षिण को, उसको ये और मजबूत करेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बलवती करेगा, नए भारत के अभ्युदय में आगे बढ़ेगा। रामेश्वरम से जैसा आपने दिखाया कि विशेष ट्रेन रामेश्वरम काशी एक्सप्रेस चल चुकी है, यहाँ आने पर भव्य स्वागत की तैयारियां हैं, पलक पावड़े बिछाकर लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में हूँ, मैं दिखाना चाहूँगा, ये बहुत विशाल परिसर है, इससे बड़ा परिसर किसी विश्वविद्यालय का है ही नहीं। और इसके एक एमपी थिएटर में मुक्ताकाशी जो मंच है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को इस संगमम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि महीने भर चलने वाले इस संगमम में 2500 से ज्यादा लोग आएंगे। और उसके अलावा आज 12 मठों के अधीनम जो कि प्रमुख कहे जाते हैं दक्षिण भारत में, वो आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब काशी में अधीनम इकट्ठे हो रहे हैं और सभी प्रमुख मठों के अधीनम इकट्ठे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, वो तमिलनाडु के प्रत्येक जिले से आ रहे हैं। उसमें युवा हैं, उद्यमी हैं, नवाचार करने वाले हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो रोजगार से संबद्ध है, व्यवसाय से संबंधित है। तो ये पूरा का पूरा संगमम हुआ। औपचारिक उद्घाटन निश्चित तौर से इसका होगा 19 तारीख को और ये भव्य आयोजन है। सारी तैयारियां इस समय मुकम्मल है। बिल्कुल भव्य है, अलौकिक है, अनूठा है और आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसीलिए हम काशी के बारे में कहते हैं हमेशा से, आसीन की उंगली थामे महादेव की, सर पर है माँ गंगा का आंचल, आरंभ है मेरा काशी और अंत भी है मेरा बनारस। तो कहीं ना कहीं हम शुरुआत कर रहे हैं अगर उत्तर से, तो वो जाकर दक्षिण में ही मिलना है उससे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आंचल ने कही। बढ़ेंगे आगे और आंचल जो बिल्कुल बात कर लेते हैं आप अगली खबर की, जो कि बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। ईटानगर में सुबह करीब 9:30 बजे वे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। डोनी पोलो एयरपोर्ट पर ILS लगाया गया है, जिसमें एक लोकलाइजर, एक ग्लाइड पथ और दूरी मापने के डिवाइस शामिल हैं। इससे हर मौसम में एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस करने में मदद मिलेगी। 640 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ व्यापार और पर्यटन के विकास में भी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। तो 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हवाई अड्डा बना और हम लगातार देख रहे हैं कि हवाई अड्डों को कैसे उन्नत किया जा रहा है। तो व्यापार भी उससे आसान हो जाएगा और पर्यटन के लिहाज से उसके विकास के लिए भी इस तरह के एयरपोर्ट्स जो हैं वो अहम योगदान देते हैं। तो 19 नवंबर को प्रधानमंत्री का अरुणाचल प्रदेश का दौरा है। बढ़ेंगे दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। इसरो के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। इसरो के इतिहास में आज पहली बार एक निजी कंपनी द्वारा तैयार रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण किया जाएगा। आज सुबह ठीक 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। विक्रम एस सिंगल स्टेज रॉकेट है जो एक उपकक्षीय लॉन्च व्हीकल है। यह अपने साथ 3 पेलोड लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एयरोस्पेस ने विक्रम एस का निर्माण किया है। तो जयसिंह हमारे साथ मौजूद हैं श्रीहरिकोटा से। जयसिंह, गुड मॉर्निंग आपको। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि किस तरह से हम एक नए युग की शुरुआत मानते हैं जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एंट्री मानते हैं एरोस्पेस में। हाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज गोइंग टू हेल्प द एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड दिस इज हिस्टोरिक व्हिच इज गोइंग टू हैपन जस्ट इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। பட் தெரியாது, நான் தூரத்துல எல்லாம் போய் உள்ளோம். जयसिंह, आर यू लिसनिंग? இது கிளம்புற இடத்துல இருந்து கரெக்டா लग रहा है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है जयसिंह से। जयसिंह, आप हमें सुन पा रहे हैं? He is not able to listen to us, पर हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधे। लेकिन ये काफी अहम है जिस एरोस्पेस का हम जिक्र कर रहे हैं। उसका लगातार प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एंट्री होती है तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार आकर भी कोशिश करेंगे कि इसी खबर से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आपको दें।
लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और जिस तरह से हम आपको बताए थे, बड़ी खबर श्रीहरिकोटा से सीधा आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता जय सिंह के पास। जय सिंह, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर लिसनिंग। सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट it is going to be historic that public-private partnership has entered the aerospace, and this will be big for the aerospace industry, for startups, and if we talk about innovation and technology. Your take? Absolutely, this is very historic even for the private space industry in India. This is a maiden flight by any private sector player. It has been, the rocket Vikram S has been prepared, developed by, indigenously designed and manufactured by the startup called Skyroot Aerospace based in Hyderabad in a record time of 2 years. 2 years may be a long time, but for a new player, it is a real challenge. That have crossed all the challenges and now come to the fruition of the launch today. So this marks a new beginning in the Indian space industry. So the global space industry is now valued at $469 billion, and India is getting around 2 to 3% of that global pie. But to get more and more markets, so we need to increase the activities. That is why the central government brought in space sector reforms in 2019, and then in 2020 to regulate the private players in space industry. The organization InSpace has been made under the Department of Space, and for InSpace also this is the first authorized private launch. In that way, it in more than one way this is historic. But the mission is of a smaller scale because it is just a technology demonstrator. Yes. बिल्कुल, तो जय सिंह कह रहे हैं कि किस तरह से ये जो स्पेस एक एजेंसी को फॉर्म किया गया, क्रिएट किया गया, उस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आ सकें। और जय सिंह ने यह भी कहा कि 2019 में इस पूरे स्पेक्ट्रम को चेंज करने की कोशिश की गई ताकि पब्लिक के साथ साथ जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो इस फील्ड में आ सकें और अपने हुनर को यहाँ पे दिखा सकें। फिलहाल थैंक्स अ लॉट जय सिंह फॉर दिस अपडेट फ्रॉम चेन्नई। तो इस तरह से ये सारी बातें हुई और इसमें हम ये उम्मीद करें आंचल कि जिस तरह से स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है, खासकर ये फर्स्ट रॉकेट विक्रम एस, और भी जो स्टार्टअप्स हैं वो इसमें आएंगे क्योंकि 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और ये श्रीहरिकोटा से बात कर रहे थे और किस तरह से आने वाले समय में, क्योंकि हम जय सिंह ने जब हमें श्रीहरिकोटा से ये बात बताई तो मैं अभी वक्त कम था, अब तो आगे आज का एजेंडा में उनसे बात करेंगे, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि ये जो पूरा एक सेक्टर है, यहाँ निवेश तो होगा, नौकरियां भी होंगी। आप शायद याद करिएगा मंगलयान को, कि एक कील भी जो मंगलयान में लगेगा, अगर वो भारत से जा रहा है और उसके वैज्ञानिक उसे बना रहे हैं, तो आने वाले समय में इसमें भी भारत जब वैश्विक मंचों पर जाएगा तो अग्रणी भूमिका निभाता हुआ एरोस्पेस में, इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं। तो रुक कर लेते अगली खबर का। आपसे जय सिंह से हम आगे भी श्रीहरिकोटा से अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ कह रही है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है उसने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को ईडी का फर्जी समन भेजकर पैसे की उगाही किया करता था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन ने शिकायत की थी जिसमें बताया गया था कि कुछ लोग ईडी का फर्जी नोटिस भेजकर उससे करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच करते हुए इस गैंग का भंडाफोड़ किया।
क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में असम राइफल्स के एक हेड कांस्टेबल सहित 9 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट के नाम पे सम्मान देकर के लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पूरा पर्दाफाश किया। इस पर पूरे बात करेंगे डीसीपी रोहित जी से। डीसीपी साहब, किस तरह का ये पूरा का पूरा क्राइम करने का पूरा जो जाल इन्होंने बुना था वो क्या था और किस तरह के लोगों को ठगते थे? ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्रेसिडेंट हैं हरदेव, निपॉन पेंट्स करके कंपनी है। इनको इन्होंने पूरा एक कॉन्स्पिरेसी करी कि इस ठगने के लिए। तो इसमें उन्होंने कंपनी के ही कुछ एम्प्लॉयज़ से उनकी डिटेल्स शेयर करी और बताया कि आपको उनके लिए फेक ईडी का सामान जारी कराया गया। उसमें इन्होंने अपने जो कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग हैं उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में कॉन्स्पायर करके और लोगों के साथ मिलके और एक नोटिस भिजवाया गया है फेक, जो कि उनको व्हाट्सएप पे और रजिस्टर्ड पोस्ट से मिले। बाद में बातचीत हुई कि आप इतनी तारीख को इतने पैसे का इंतज़ाम करिए। तो एक अशोका होटल में एक बातचीत होने का हुआ, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव इन सब लोग से बातचीत करने आए। तो वहाँ पे लोगों ने सीधे डिमांड करी। फिर एक ईडी का ऑफिसर बन के एक बहरूपिया भी आए और जो कि एक मिनिस्ट्री की गाड़ी में आए और उन्होंने वहाँ पे उनसे ठगी बोला कि अगर आप ये कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन होगा, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लाई करें। कितना अमाउंट वो कोट कर रहे थे और किस तरह का उनका रोल था जो वहाँ पर आए डिप्टी डायरेक्टर ईडी बन के? अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, उनको ये बोला कि आपको अपना ये रोल अदा करना है। बाकी जो लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 करोड़ अगर 25 करोड़ हम मांगें तो हमें 10 से 15 करोड़ का पैसा मिल सकता है इसमें, ऐसे हम इनको फेक समन भिजवा दें। तो कितने लोग टोटल अरेस्ट हुए और मेन जो की इसमें जाल बुनने वाला जो पूरा का पूरा वो गैंग का लीडर था वो क्या करता था? इसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं। एक तो जो कंपनी से ही इंफॉर्मेशन निकाल के शेयर करने वाले जो कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, और एक जो दिल्ली एंड पे हैं वहाँ से फेक समन जनरेट कराने में जो थे ताकि वो बिल्कुल ओरिजिनल को रिजेंबल करे। कुछ लोग जो अपने आप को लाइजनर पोर्ट्रे कर रहे थे कि हम ऐसे ईडी ऑफिसर से मिला देंगे। तो इसके 3 पहलू कहे जा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो कि जिन पे इन्होंने काम किया। कितने लोग अभी एब्सकॉन्डेड है जिनकी तलाश है? अभी हमारे पास 2 लोगों का है और बाकी जो हमने और भी डिटेल्स अब इन्वेस्टिगेशन में आगे इंट्रोगेशन पे पता चले। लॉयर ने एक जो ईडी का जो समन होता है उसको उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स, उनको उसने फॉर्ज किया और उसने उसमें QR कोड में जो कंपनी के प्रेसिडेंट है हरदेव उनका डेटा इम्बाइब किया ताकि वो एज ओरिजिनल पोर्ट्रे हो। थैंक यू सो मच। तो ये थे रोहित कुमार मीणा जी जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरी साजिश को यहाँ पर रचा गया और 9 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरा अनिल के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और अब बात ट्रेड फेयर की, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में GI पवेलियन सबका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें देश भर के 108 GI उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। क्या खास बात है इस पवेलियन की, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ये है GI पवेलियन। जी हाँ, GI यानी भौगोलिक पहचान वाले उत्पाद। ऐसे GI टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के एक प्रयत्न के रूप में देश भर में 108 GI उत्पादों को इस व्यापार मेले में प्रदर्शित किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना से काफी संख्या में हस्तशिल्पी लाभान्वित हो पा रहे हैं। जो भारत की विरासत है उसको बचाने और बढ़ाने के लिए कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान इसमें हो रहा है और उसको फलीभूत करने का काम DPIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और उससे जुड़े हुए सारे लोग कर रहे हैं। ये एक विरासत को बचाने का प्रयास है। मिथिला के फेमस मखाने भी इस व्यापार मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ तरह तरह के मखाने अपनी अलग ही पहचान दर्ज कराए हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मखाना को कैसे ग्लोबली एक्सप्लोर करें, इस पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हम लोग 9 फ्लेवर में मखाना यहाँ लॉन्च किए हैं। ये 9 हमारे पास फ्लेवर है। एट द सेम टाइम सर हम लोग जो है रॉ मखाना भी दे रहे हैं। अब देश में स्वदेशी खिलौनों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। लकड़ी को तराशकर एक से बढ़कर एक उत्पाद वाले वाराणसी से आए ये कलाकार इसलिए ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि इनके हाथ से बने राम दरबार को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भेंट किया था। ये आर्ट हमारी एकदम लुप्त हो गई थी क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट होने के कारण
ये महंगा होता है। प्रधानमंत्री जी हम लोगों के ऊपर काफ़ी आर्ट पर फोकस किए और बहुत गहराई से हमारे आर्ट के बारे में उन्होंने जाना। बिहार की मधुबनी पेंटिंग भी इस जीआई के पंडाल में हर किसी को लुभा रही है। हम लोग घर तक ही सीमित थे, बाहर आ ही नहीं पाते थे क्योंकि हम लोग को कोई प्रोग्राम ही नहीं मिलता था। और जो बिचौलिया लोग हैं वो हम लोग का पेंटिंग ले जाते थे और बाहर में दिल्ली में बेचते थे और पूरा कांटेक्ट बनाए थे। उन्हीं लोग को सिर्फ प्रोग्राम मिलता था, उन्हीं लोग को एग्जीबिशन मिलता था। मोदी सरकार में और जीआई के तरफ से हम लोग बहुत सारा अभी 3-4 एग्जीबिशन 2-3 महीना के अंदर में हम लोग कर लिए हैं। इसीलिए सर हम भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं। देश में अपने उत्पादों के साथ साथ पैकेजिंग पर भी अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है, जिसकी वजह से इनके उत्पादों की और भी ज्यादा पहचान बनने लगी है और इनके उत्पाद ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना पा रहे हैं। जीआई से हमें हर तरह से सुविधा मिली है, यहाँ पे आने का, जाने का, रहने का हर तरह से सुविधा प्राप्त हुई है और मार्केटिंग के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जीआई ने मुझे। और जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो काला नमक राइस है, जो हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना चाहते हैं और उसमें जीआई की तरफ से हमें पूरी सहयोग मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से आए उत्पादों ने भी इस मेले में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की झलक इस पंडाल में साफ देखी जा सकती है। जीआई पवेलियन ने जीआई धारकों को न केवल उनके उत्पादों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है, बल्कि उन्हें व्यापारिक संबंध स्थापित करने में भी सहायता की है। गौरतलब है कि आज तक देश में कुल 423 उत्पादों को जीआई के रूप में टैग किया गया है। इनमें से कुछ जीआई तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की आज जयंती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटुकेश्वर दत्त को श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मां भारती के अमर सपूत, अंग्रेजी हुकूमत का पुरजोर प्रतिकार करने वाले वीर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। मां भारती के प्रति आपका समर्पण युगों युगों तक हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जोर देते हुए G4 वक्तव्य दिया। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व का मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन ये अफसोसजनक है कि इस मुद्दे पर 4 दशकों के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद के पास अपने चार्टर उत्तरदायित्व के अनुरूप काम करने का यही सही समय है। फलस्तीन के गजा पट्टी में देर रात एक इमारत में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। उत्तरी गजा पट्टी में घनी आबादी वाले जावलिया शरणार्थी शिविर में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में यह भीषण आग लगी। गजा के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में गैसोलीन रखा गया था, जिस वजह से आग तेजी से फैल गई और इमारत को चपेट में ले लिया। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे राष्ट्रीय त्रासदी बताया है और 1 दिन का शोक घोषित किया है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर
चिकित्सा उपचार के लिए अनुमति देगा। और आइए देखते हैं खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से जुड़ी हुई। और आईसीसी टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल से बाहर होने वाली भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार। सीरीज का पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन आमने सामने होंगे। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत 18 नवंबर से हो रही है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 3 टी20 मैचों के अलावा इतने ही वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय टी20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। वहीं वनडे टीम की कप्तानी अनुभवी खिलाड़ी शिखर धवन करेंगे। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं। वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की अनुभवी टीम से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। भारतीय कोच वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि न्यूजीलैंड में खेलना कभी आसान नहीं होता। यहाँ के पिच और कंडीशन हमेशा भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौती होती है। Yeah, it's always a challenge, when you play in New Zealand. It always has been, especially for the bowlers and the fielding unit. It's not only about the small grounds, but the dimensions of the ground. If you see here in Wellington or in Auckland, it's not. It's not a normal cricket ground. So I think the best part of international cricket is you have to adapt to the conditions and. To the situation you're playing in. So I'm sure that the bowlers and the fielding unit, will adapt to that. And based on the strengths and the weaknesses of the opposition team, you definitely devise a strategy and you require to execute that to perfection. But obviously, it's always been a challenge, playing in New Zealand as far as the dimensions of the grounds are concerned. दूसरी ओर न्यूजीलैंड सीमित और क्रिकेट की सबसे संतुलित टीमों में से एक मानी जाती है। डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स इस समय शानदार लय में हैं। फिलिप्स ने तो टी20 विश्व कप में शानदार शतक भी जमाया था। कप्तान केन विलियमसन की फॉर्म चिंता का कारण बनी हुई है। भारत के साथ टी20 मैच से पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने कहा है कि भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड में खेलना आसान नहीं होगा। यहाँ के पिच हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए विश्व कप की पिच से बहुत अलग है। The pitches are different everywhere you go. Some bounce more, some turn more, and some might be a little bit slower. So I think compared to Australia, it's not necessarily like going back to the West Indies or India where it may be slower and turn a little bit more, but it would be a little bit more similar to what they've just been playing on. So I guess the prep that they've had through the World Cup leading into this will put them in good stead. But in the end, we've been playing on the exact same sort of pitches, whether it's at home or whether it's been in Aussie. So I think the preparation side of things for both sides will be pretty equal. गौरतलब है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए टी20 विश्व कप में दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि दोनों ही खिताब जीतने में नाकाम रही थी। न्यूजीलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम की यह चौथी टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अब तक दोनों टीमों के बीच 20 बार आमना सामना हुआ है। इनमें से भारत ने 11 और न्यूजीलैंड ने 9 मैच जीते हैं। दोनों के बीच आपस में खेले गए पिछले 5 मैचों में से भारत ने 4 जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड केवल 1 मैच ही जीत पाया है। न्यूजीलैंड के घर में भारत ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 में उसने जीत हासिल की है और 4 मैच गंवाए हैं। ऐसे में शुक्रवार को वेलिंगटन में होने वाला पहला टी20 मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात हेरिटेज वॉक की। और हेरिटेज वॉक के इस अंक में आज हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई, जहां विश्व प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जिसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक आधुनिक पुरातन रेलवे स्टेशन है। आइए देखते हैं इसके कुछ खास झलकियां। भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, जहां मौजूद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी मशहूर है। ये एक आधुनिक पुरातन रेलवे स्टेशन है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को ज्यादातर CST या VT के नाम से भी जाना जाता है।
ये रेलवे स्टेशन अद्भुत संरचना और भारत में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वास्तु शैलियां और गौथिक कला का एक बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई की संरचना का निर्माण साल 1878 से लेकर 1887 तक करवाया गया था। वही साल 1997 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। इस इमारत में 3 देशों की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये देश के सभी हिस्सों से रेलवे लाइन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लंबी दूरी के साथ साथ छोटी छोटी दूरी या कंप्यूटर ट्रेनों के लिए एक व्यवस्थित स्टेशन के रूप में काम करता है। ऐसा माना जाता है कि राजधानी मुंबई घूमने वालों की सबसे पहली ख्वाहिश छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की इस खूबसूरत इमारत को नजदीक से देखने की होती है, जिस वजह से यहाँ हमेशा पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अगला हॉलिडे डेस्टिनेशन यहाँ जाकर देखा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं विज्ञान जगत से जुड़ी हुई। जब भी साइंस की बात होती है तो रोबोट्स जो हैं कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करते हैं, रोमांचित करते हैं। और ऐसे ही एक रोबोटिक उपकरण की जो कि स्ट्रोक के जो मरीज हैं, जो चलने फिरने में उनको दिक्कतें आती हैं, उनका आसानी से इलाज कर सकता है। इस काम को पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मुमकिन कर दिखाया। आइए देखिए। और अब खबर सिने जगत से। और इसमें हम बात करेंगे दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान और बुलबुल फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की आने वाली फिल्म कला की, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म एक गायिका की जिंदगी पर आधारित है। और बाबिल इरफान खान के बेटे हैं और इरफान जब थे असीम तो वो फिल्मों में आना चाहते थे, उनसे काफ़ी गुर सीखे हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से अपने अभिनय की जो कारीगरी है वो पर्दे पर कैसे उतारते हैं बाबिल। बिल्कुल। और अब बात मौसम की। तो जाने से पहले हमेशा की तरह आपको दिखाते हैं कि फिल्म निर्माता और निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम की आज जयंती है और उनकी फिल्में 2 आंखें 12 हाथ, ए मालिक तेरे बंदे हम गीत को एक प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। तो आज नया सवेरा में बस इतना ही। क्यों छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं गानों के साथ और आप इनका लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।